नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। इंदौर के संयोगितागंज थाने में एक एफआईआर दर्ज होती है। उस एफआईआर में प्रदेश के पुराने मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ कांग्रेस की सबसे पावरफुल लीडरों में से एक प्रियंका वाड्रा का भी नाम दर्ज होता है, जिसमें धारा लगाई जाती है 420, 469। ये गंभीर धाराएं इसलिए लगाई गई क्योंकि प्रियंका वाड्रा और अन्य लोगों के ट्विटर हैंडल से एक पोस्ट की गई। इस पोस्ट में आरोप लगाया गया कि मध्य प्रदेश की सरकार 50% कमीशन लेती है। अपने इस आरोप के समर्थन में किसी ठेकेदार संघ का एक लेटर लगाया गया और बताया गया कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को यह लेटर लिखा गया है। इस लेटर के आखिरी में किसी ज्ञानेंद्र अवस्थी की साइन थी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस पत्र को लेकर दावा किया कि ज्ञानेंद्र अवस्थी कौन है और इस ठेकेदार संघ का अस्तित्व क्या है। यह लेटर पूरी तरह बोगस और फर्जी है। 12 अगस्त को इंदौर के थाने में जब एफआईआर दर्ज करवाई गई, जाहिर तौर पर राजनीतिक गलियारों में इसे लेकर गर्मी बढ़ गई। दरअसल 12 अगस्त को ही मध्य प्रदेश के सागर में पीएम नरेंद्र मोदी ने संत रविदास की स्मारक और भवन का लोकार्पण किया और विधानसभा चुनाव से पहले समाज को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की और उसी तारीख को प्रियंका वाड्रा के विरुद्ध उसी मध्य प्रदेश में एफआईआर दर्ज हो गई। दरअसल इसे तो तारीखों का संयोग ही कहा जा रहा है, लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है, विधानसभा और लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, आरोप प्रत्यारोप और समाज को साधने का काम एक साथ हो रहा है। कुछ ऐसे ही हालात मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में हैं, जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का आना हुआ। बिलासपुर संभाग के 8 जिले और 24 विधानसभा सीटों को साधने के लिए यह समझाने की कोशिश की गई कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो स्वयं दलित वर्ग से आते हैं और बिलासपुर संभाग में बहुत बड़ी संख्या में दलित वर्ग की आबादी आती है। वैसे तो छत्तीसगढ़ की कुल 90 विधानसभा सीटों में 10 अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है। इस वक्त 7 सीटें कांग्रेस के पास है, लेकिन यह गौर करने वाली बात यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जिस बिलासपुर संभाग में आ रहे हैं, वहाँ 24 में से 4 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। इन 4 में से 2 में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है और 1 बहुजन समाज पार्टी के पास है, और जबकि 1 कांग्रेस के पास है, और बाकी बची 6 की 6 सीटें जो बिलासपुर संभाग के बाहर है, इसमें कांग्रेस का कब्जा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बिलासपुर के जांजगीर क्षेत्र में दौरा हो और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो बिलासपुर से ही सांसद हैं, उनकी प्रतिक्रिया न आए, ऐसा हो नहीं सकता। इस बारे में सांसद और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का एक बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कई बड़े गंभीर प्रश्न खड़े किए। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, उन्हें जवाब देना चाहिए कि 2018 में जन घोषणा पत्र बनाकर जो बड़े बड़े वायदे किए थे, कहाँ है वो 250 फूड प्रोसेसिंग यूनिट, कहाँ है वो शराबबंदी का वादा, कहाँ है 10 लाख बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता, कहाँ है युवाओं की नौकरी। ये सारे जवाब उनको देना पड़ेगा। महिला स्व सहायता समूह के कर्जों की माफी, ऐसे जो वायदे जन घोषणा पत्र में किए हैं, उन वायदों का हिसाब लेकर खड़गे जी को छत्तीसगढ़ आना चाहिए। अरुण साव जिस घोषणा पत्र की बात कर रहे थे, वो घोषणा पत्र 2018 का था। तब उस वक्त के मुख्यमंत्री और पार्टी के सर्वे सर्वा बने हुए डॉक्टर रमन सिंह ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को हल्के में लिया था। उसका नतीजा भी भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह पराजय के रूप में देखना पड़ा। लेकिन अब की बार मामला कुछ अलग है। भारतीय जनता पार्टी अपने नए घोषणा पत्र को लेकर न केवल बेहद संजीदा है, बल्कि हर कदम फूक फूक कर रख रही है। पार्टी ने घोषणा पत्र समिति का प्रदेश संयोजक बनाया है सीएम भूपेश बघेल के ही जिले के विजय बघेल को। विजय बघेल जो सीएम भूपेश बघेल के भतीजे भी लगते हैं और उन्हीं की विधानसभा पार्टी में 2008 में हराया है। इनके साथ लगातार बड़े नेताओं की बैठक चल रही है। मनसुख मंडाविया को आप देख सकते हैं, यह भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के अंदर की तस्वीर है। लगातार घोषणा पत्र को लेकर जिस तरह का माइक्रो मैनेजमेंट चल रहा है, जिस तरह का मंथन चल रहा है, इस समिति के सदस्य ओपी चौधरी जैसे तमाम सदस्य जिन्हें अलग अलग काम सौंपे गए हैं, वो प्रदेश भर में भ्रमण कर रहे हैं,
लोगों से बातचीत कर रहे हैं। पूरा अगस्त का महीना घोषणा पत्र तैयार करने के लिए लगाया जा रहा है और सितंबर में इसकी जब ड्राफ्टिंग होगी, हमारे पास जो जानकारी है वो बेहद हैरान करने वाली है। यहाँ कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे को प्रलोभन देने के मामले में पछाड़ने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस की ओर से इसके संकेत पहले ही दे दिए गए हैं। सीएम भूपेश बघेल आने वाली 15 अगस्त को कुछ बड़ी घोषणाएं करने जा रहे हैं, जो आगे चलकर घोषणा पत्र में भी शामिल की जा सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र कांग्रेस की एक एक चाल को देखकर तैयार किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ जहां धान अभी भी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, इसकी काट भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों ने बताई कि हमारे पास तैयार हो गई है, हम इससे भी कहीं ज्यादा किसानों को बहुत कुछ देने वाले हैं। राजनीति के जानकारों का कहना है कि यदि भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में धान की काट को यदि प्रस्तुत नहीं किया तो भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर पराजित हो सकती है, जबकि तैयारी दूसरे मोर्चे पर भी चल रही है। यह मोर्चा है छत्तीसगढ़ियावाद का। ये कारण भारतीय जनता पार्टी ने जो जल्दी जल्दी बड़े बड़े बदलाव किए, उसमें प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल जैसे कई चेहरों को उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि के कारण सामने लाया गया। दरअसल ये दोनों ही चेहरे साहू और कुर्मी समाज का नेतृत्व करते हैं। ऐसे ही जातिगत समीकरण को साधने के लिए समाज प्रमुखों को साधने की कोशिश की जा रही है। इसमें भारतीय जनता पार्टी कहीं आगे नजर आ रही है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह का माइक्रो मैनेजमेंट और जिस तरह का प्रोफेशनल तरीका है भारतीय जनता पार्टी का, वहां समाज प्रमुखों से सीधे दिल्ली बात करवाई जा रही है। दिल्ली से चलकर आए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, जो कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव के सह प्रभारी भी हैं। इनकी मौजूदगी में 4 बार के विधायक धर्मजीत सिंह का भाजपा प्रवेश होता है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि धर्मजीत सिंह जो करीब 35-40 साल कांग्रेस में रहे, अब अचानक भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं। पहली बार वो कांग्रेस की टिकट से 1990 में असफल हुए, उसके बाद 1998 में सफल हुए, उसके बाद 2013 और 2018 का चुनाव उन्होंने जीता। उनकी निकटता डॉक्टर रमन सिंह से थी। डॉक्टर रमन सिंह इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं की आंखों की किरकिरी बने हुए हैं और मौजूदा समय में जिस तरह के माहौल जातिगत समीकरण को ध्यान में रखते हुए सीएम भूपेश बघेल और उनकी टीम के द्वारा खड़े किए गए हैं, वहां रमन सिंह फिट नहीं बैठ रहे हैं। और धर्मजीत सिंह के बारे में यह कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में उन्हें लाने के लिए डॉक्टर रमन सिंह की अहम भूमिका थी। अब यहाँ सोचने वाली बात है कि जो व्यक्ति करीबन 35-40 साल कांग्रेस या जोगी कांग्रेस से जुड़ा रहा हो, जिसने पिछला चुनाव जोगी कांग्रेस से ही जीता था, अब वह व्यक्ति लोरमी के स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के सामने भाजपा का बड़ा नेता बनके कैसे लड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने दशकों तक धर्मजीत सिंह के खिलाफ कार्य किया। हमारे स्थानीय संवाददाता ने बताया कि धर्मजीत सिंह का अधिकांश समय बिलासपुर में बीतता है। बावजूद इसके इस बुजुर्ग नेता को भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करवाया गया। दरअसल राजनीति भावनाओं से नहीं होती, दिमाग से की जाती है। स्थानीय समीकरणों को देखा जाता है, जीत हार की संभावनाओं को देखा जाता है। शायद यही कारण है कि आम आदमी राजनीति से जुड़ने से कतराता है। विधायक धर्मजीत को जोगी कांग्रेस से पिछले दिनों निकाल दिया गया था, तब उनके पास बेहद सीमित विकल्प थे। पहले आशंका प्रकट की जा रही थी कि वो कांग्रेस में जा सकते हैं, लेकिन डॉक्टर रमन सिंह की नजदीकी ने उन्हें भाजपा में प्रवेश दिलवा दिया। इन विधायक महोदय के भाजपा प्रवेश के अलावा एक और बड़ी शख्सियत ने भाजपा में प्रवेश लिया है। वो है रिटायर्ड IAFS SSD बड़गैया और लोरमी के नगर पंचायत अध्यक्ष धर्मेंद्र गिरी गोस्वामी। अभी ऐसे कई अन्य लोग पार्टी में प्रवेश करने वाले हैं। यहाँ एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि जिस दल की सरकार होती है आमतौर पर उसमें प्रवेश लिया जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं को लगातार भाजपा में प्रवेश दिलवा रही है, यह भाजपा के दृष्टिकोण से तो अच्छे संकेत माने जा सकते हैं, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम कितने अच्छे होंगे या बुरे होंगे, जनता इस बारे में क्या सोचती है, यह तो चुनाव परिणाम तय करेगा। लेकिन चुनाव से कहीं पहले जागरूक हो चुकी जनता यहाँ प्रश्न खड़ा करती है कि राजनीति में मूल्यों का कितना स्थान है, विचारधारा का भी कोई मूल्य होता है या नहीं होता है, या सिर्फ अवसर की दोस्ती की जाती है। राजनीति के माध्यम से देश और समाज का भला किया जा सकता है, लेकिन आमतौर पर यह देखा गया है कुछ बुरे लोग या परिवारवाद से जुड़े या बेहद प्रभावशाली लोग का राजनीति और सिस्टम में कब्जा होता है और एक ऐसा माहौल तैयार कर दिया जाता है जिससे आम जनमानस, खासकर मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लोग राजनीति में आने से परहेज करते हैं। हमें इस मिथक को तोड़ना होगा। साफ सुथरे और चरित्रवान लोगों को राजनीति में आना चाहिए, जिससे देश और समाज का भला हो सके, वरना हमेशा की तरह बुरे लोग सिस्टम में काबिज रहेंगे। आज के इस अंक के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन जाके जरूर लिखिएगा। मेरा आपसे आग्रह है कि आप चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।